हेलो वन, वेलकम टू नौकी प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ अपने चैनल पर CHSL 2024 के लिए बूस्टर सीरीज स्टार्ट की, जिसके तहत मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले मैंने आपको 7 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपको इस क्लास का PDF भी मिल जाएगा। इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गरबा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? गरबा डांस इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी असम। देखिए, गरबा नृत्य गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अच्छा, गुजरात में और भी लोकप्रिय नृत्य हैं, कौन कौन से जो एग्जाम में आते हैं देख लेते हैं। देखिए, गुजरात गुजरात में बंद होता है गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या। इसके अलावा रासलीला, जुरिथुन और है हमारे पास पनिहारी भवई। कौन कौन से फिर से देखते हैं, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरिथुन और पनिहारी भवई। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब हम गोवा का देख लेते हैं। गोवा में कुछ लोकप्रिय नृत्य देख लेते हैं। गोवा में फुगंडी, देखनी नृत्य धनगर, टोनी मेल, कोरेडिन्हो, मोरूलेम। इसके अलावा कुनवी, टलगड़ी, जागोर और है हमारे पास भोबांदो, मुसोल नच। ठीक है, भोबांदो और मुसोल नच। कौन कौन से फिर से देखते हैं, फुगंडी, देखनी नृत्य धनगर, टोनी मेल, कोरेडिन्हो, मोरूलेम, कुनवी, तलगड़ी, जागोर और भोबांदो, मुसोल नच। ठीक है, अब हम देखते हैं बिहार के लोकप्रिय नृत्य। बिहार में विदेशिया, कजरी, जोगिया, पावरिया, जाट जाटेन, छऊ, कर्मा, झिझिया, झरनी, पायका, झुमरी। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं, विदेशिया, कजरी, जोगिया, पावरिया, जाट जाटिन, छऊ, कर्मा और झिझिया, झरनी, पायका, झुमरी और यह फगुआ, डोमकच। ठीक है, ये बिहार के कुछ लोकप्रिय नृत्य हो जाते हैं। असम के देख लेते हैं। असम के हैं खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू, बिछुआ, बागुरुम्बा और है नट पूजा, अंकिया नाट और है नागा नृत्य, महारस और झुमरा। कौन कौन से फिर से देखते हैं, खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू, बिछुआ, बागुरुम्बा, नट पूजा, अंकिया नाट और नागा नृत्य, महारस और झुमुरा। ये असम के कुछ लोकप्रिय नृत्य हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए वेमनाड झील, ऑप्शन बी कंजिया झील, ऑप्शन सी अनसुपा झील या फिर वुलर झील। देखिए, इनमें से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? वेमनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। अच्छा, वुलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे लंबी झील है, वुलर झील। ठीक है, देखते हैं। देखिए, झीलों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में जो सबसे लंबी झील है वो वेमनाड झील है, 96 किलोमीटर की है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। अगर हमसे कोई पूछता कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेमनाड झील है। और खारे पानी की कौन सी सबसे बड़ी झील है, तो वो चिल्का झील है, उड़ीसा की है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील देखेंगे तो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की सबसे लंबी झील। इसके अलावा भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, सबसे ज्यादा खारा पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी में है। और यूपी में कहाँ पर है? यूपी के सोनभद्र जिले में है और ये रिहंद नदी पर बनी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई ऐसा एक शब्द है जो कि मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन है लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष या फिर संप्रभु या सार्वभौम। देखिए, मूल भारतीय संविधान के प्रस्तावना का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? धर्मनिरपेक्ष इसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष नहीं था तो अब तो हो गया प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष हिस्सा। तो अब धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष के अलावा 3 नए शब्द और जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, इसके अलावा और भी शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा इस संशोधन से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं, जो कि रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया? मौलिक कर्तव्य को रखा गया भाग 4 के क में। अनुच्छेद 51 के क में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। लेकिन इस समय तो हमारे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य कब आया? 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो बन गया 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, इसे देख लेते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य होगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। आगे चलते
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घेड़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? घेड़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन ए अजमेर, मालवा, कन्नौज या गुजरात। देखिए घेड़ वालों ने भारत में कन्नौज पर शासन किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था? कन्नौज पर शासन किया था। और घेड़ वालों का प्रथम शासक कौन था? चंद्रदेव था। ठीक है, कन्नौज पर शासन किया था और इनका संस्थापक बोलो या फिर इनका प्रथम शासक बोलो, वो चंद्रदेव थे। अच्छा, तो अजमेर पर किसने शासन किया था? अजमेर पर किया गया था चौहानों ने शासन। ठीक है, चौहान वंश ने। इनके प्रथम शासक वासुदेव थे। दिल्ली पर तोमरों ने शासन किया था। और जेजाक भुक्ति या फिर बुंदेलखंड भी बोलते हैं, इस पर चंदेलों ने शासन किया था और यहाँ के प्रथम शासक थे नन्नुक। त्रिपुरी पर कलचुरी वंश ने शासन किया था और यहाँ के इसके प्रथम शासक थे कोक्कल प्रथम। ठीक है। अच्छा, गुजरात पर चालुक्य अथवा सोलंकी ने शासन किया था गुजरात पर और इसके प्रथम शासक थे मूलराज प्रथम। ठीक। अच्छा, मालवा पर परमारों ने शासन किया था और जो कि आरंभ में उपेंद्र तथा कृष्णराज थे आरंभ में, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्री सियक अथवा श्रीहर्ष मालवा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम देखते हैं कन्नौज। देखिए कन्नौज पर एक बहुत लोकप्रिय शासक हुए थे हर्षवर्धन। आपका नाम तो आपने सुना ही होगा हर्षवर्धन का। देखिए कन्नौज पर हर्षवर्धन ने शासन किया था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में ये 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गए थे। उस समय इनका कन्नौज पर शासन नहीं था। इस पर इसके अलावा भेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया है। किसके नाम से? शिलादित्य के नाम से। और हर्ष ने गौड़ शासक शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज पर इनका शासन हो गया था। कन्नौज पर शासन करने के बाद ये लगभग पूरे उत्तर भारत में इन्होंने शासन पूरे उत्तर भारत के शासक बन गए थे। अब ये दक्षिण की तरफ इन्होंने अभियान चलाना शुरू किया था, लेकिन दक्षिण की तरफ इनका युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हो गई। फिर ये दक्षिण की तरफ नहीं जा पाए। ठीक है। अच्छा, और इस हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है, याद रखेंगे। अच्छा, हर्ष के शासनकाल की जानकारी बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित से और चीनी यात्री वेनसांग के संस्मरण से मिलती है हर्ष के शासनकाल की जानकारी। तो हर्ष के शासनकाल की जानकारी हमें किससे मिलती है? बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित से और चीनी यात्री के संस्मरण से मिलती है। चीनी यात्री कौन थे? वेनसांग के संस्मरण से मिलती है। ठीक है। देखिए हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? इंपोर्टेंट बन जाते हैं। बाणभट्ट और थे मयूर। बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित लिखी और कादंबरी लिखी है बाणभट्ट ने। मयूर के द्वारा लिखित है सूर्य शतक। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, देखिए कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। देखिए हर्ष का शासन हुआ था, हर्ष शासक बने थे कन्नौज के। उसके बाद हर्ष के मरने के बाद फिर कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष होने लगा। अब कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष, और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन हुए थे, कौन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन आता है। भैया त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? इसमें थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। कौन कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था और अंतिम रूप से कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का शासक हो गया था। ठीक है, अंतिम रूप से कन्नौज पर किसका शासन हो गया था? गुर्जर प्रतिहारों का। अच्छा, इसलिए कई चरणों में हुआ था और इसके प्रथम चरण में कौन कौन किस किसने इसमें भाग लिया था? इसमें थे पाल शासक थे धर्मपाल, प्रतिहार शासक थे वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव। ठीक है, ये तीनों के नाम आपको याद रखने, ये प्रथम चरण के ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करती है? The fiscal policy achieves the macroeconomics goals by using which of the following instruments? देखिए राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनमें से किसका यूज करेगी? टैक्स का, एसएलआर का, सीआरआर का या फिर बैंक रेट का? देखिए व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है केवल टैक्स से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टैक्स। एसएलआर, सीआरआर और बैंक रेट ये तो एक मौद्रिक नीतियां होती हैं और इसमें से एसएलआर और सीआरआर ये तो एक आरक्षित राशि होती है। देख लेते हैं, देखिए एसएलआर सीआरआर होता क्या है। देखिए एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब होता है ये बैंकों को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखना पड़ता है, उसे एसएलआर कहते हैं और उसको बैंक पैसा खर्च नहीं कर सकती। यानी कि बैंक अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखेगी और लेकिन उस 18% पैसों को बैंक खर्च नहीं कर सकती है। इसके अलावा सीआरआर देख लेते हैं। अब बैंकों को अपने कुल जमा का जब 4% पैसा आरबीआई के पास रखना होता है तो उसे सीआरआर कहते हैं और इस पर आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देती है। ठीक है, समझ में आया होगा। एसएलआर और सीआरआर किसे कहते हैं समझ में आया होगा। देखिए एसएलआर क्या होता है? बैंकों को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखना पड़ता है और सीआरआर 4% पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बैंक रेट किसे कहते हैं? देखिए बैंक रेट किसे कहते हैं?
आरबीआई जब बैंकों को पैसा उधार देती है 14 दिन से अधिक दिनों के लिए, तो उस पर जो ब्याज लगती है उसे बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। आरबीआई बैंक को 14 दिन से अधिक दिन के लिए जिस दर पर पैसा उधार देती है उसे बैंक रेट कहते हैं। अच्छा, तो 14 दिन से कम दिनों के लिए आरबीआई पैसा देती है तो उस पर भी कुछ ब्याज लगाती है? जी बिल्कुल लगाती है। कौन सा ब्याज लगाती है देख लेते हैं। देखिए एमएसएफ किसे कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए आरबीआई बैंकों को जब एक दिन के लिए पैसा उधार देती है और उस पर जो ब्याज लगती है उसे एमएसएफ कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से रेपो रेट किसे कहते हैं? जब आरबीआई 2 से 14 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर पैसा उधार देती है बैंकों को तो उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए एक दिन के लिए पैसा उधार देगी तो एमएसएफ, 2 से 14 दिन के लिए देगी तो रेपो रेट, और 14 दिन से ज्यादा दिनों के लिए देगी तो बैंक रेट। ठीक है, यानी कि ब्याज तो आरबीआई लेती है, चाहे वो एक दिन के लिए पैसा क्यों ना ले, एक दिनों के लिए पैसा क्यों ना दे बैंकों को। अब रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? देखिए जब बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रख देता है तब आरबीआई उस धन पर बैंकों को जो ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जब आरबीआई को ब्याज देनी पड़ती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा? इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनएनपी एट मार्केट प्राइस। देखिए एनएनपी मार्केट प्राइस पर एनएनपी में से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए क्या चीज घटाई जाएगी? तो इसमें से केवल और केवल टैक्स घटाया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए एनएनपी की जब गणना की जाती है वो हमेशा फैक्टर प्राइस पे की जाती है, मार्केट प्राइस पर नहीं की जाती। ठीक है, जब कोई भी सामान मार्केट में आता है तो उस पर कौन सा टैक्स लगा होता है? जीएसटी लगा होता है। और जीएसटी कौन सा टैक्स होती है? इनडायरेक्ट टैक्स होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन सी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनएनपी के बाजार मूल्य पर क्या चीज घटाई जाएगी? वो इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा इसे समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए एनएनपी एक मार्केट प्राइस में से जब इनडायरेक्ट टैक्स घटाया जाता है तो एनएनपी फैक्टर प्राइस आता है। एनएनपी मार्केट प्राइस में से जब इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाएगा तो एनएनपी फैक्टर प्राइस हो जाएगा। अच्छा फैक्टर प्राइस और इन मार्केट प्राइस में देखते हैं। देखिए फैक्टर प्राइस में क्या होता है? इसमें केवल उत्पादन लागत होती है। उत्पादन लागत में आपका प्रॉफिट भी शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स भी लग जाता है इसमें। ठीक, अच्छा लेकिन मार्केट प्राइस में क्या होता है? मार्केट प्राइस में एक और टैक्स लग जाता है। उत्पादन लागत तो है ही है, उत्पादन लागत में जो होता है इसमें आपका प्रॉफिट भी होगा, इसमें आपका प्रोडक्ट टैक्स भी होगा, इसके अलावा प्रोडक्शन टैक्स भी होगा। उत्पादन लागत में इसमें सारी चीज सम्मिलित होती है, सारी चीज मिली हुई होती है। लेकिन जब मार्केट प्राइस पे कोई चीज आती है तो उसमें एक और टैक्स लग जाता है, वो लग जाता है जीएसटी। और जीएसटी कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो जीएसटी को हटा के गणना करेंगे, फैक्टर प्राइस पर गणना करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके अलावा आप अच्छा ये एनएनपी की बात करते हैं। देखिए एनएनपी, देखो मूल्यह्रास एनएनपी में से नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाकर ही एनएनपी आई है। ठीक है, अभी से हम देख लेते हैं। देखिए जीडीपी क्या होती है, ये जीडीपी को देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, जीडीपी में भारतीय प्लस विदेशी की आय, सबकी आय को शामिल किया जाता है, लेकिन वो केवल और केवल भारत के अंदर होनी चाहिए। केवल कहाँ पर होनी चाहिए? केवल भारत के अंदर। केवल भारत के अंदर भारतीय प्लस विदेशी की आय को शामिल किया जाता है जीडीपी में। ठीक है, याद रखेंगे। जब जीडीपी में से डी घटा देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास घटा देते हैं, तो एनडीपी निकल कर आता है। जब जीडीपी में से डी घटाते हैं तब एनडीपी निकल कर आता है। अब इसी तरह से जीएनपी देखते हैं। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें केवल भारतीय की आय को शामिल किया जाता है। और वो भारतीय की आय जब भारत के अंदर हो या फिर विदेश में हो, सभी पूरे को पूरे भारतीय की आय को शामिल कर लिया जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा जीएनपी में से जब डी घटा देते हैं तो एनएनपी निकल कर आता है। तो मैंने अभी आपको यही तो बताया था कि एनएनपी तो डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद ही आया है। एनएनपी जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन घटा देंगे तब एनएनपी आया है, और इस एनएनपी के फैक्टर प्राइस पे ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकप्रिय मोहिनीअट्टम नर्तक पल्लवी कृष्णन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? लोकप्रिय मोहिनीअट्टम नर्तक पल्लवी कृष्णन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहाँ पे था नहीं है होगा। ठीक है, ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी संगीत नाटक अकादमी, या फिर पद्मश्री। देखिए पल्लवी कृष्णन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और ये कब प्रदान किया गया है? ये 2024 में ही प्रदान किया गया है। ठीक है, अच्छा हम सरस्वती सम्मान देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान के बारे में देखेंगे पहले।
देखिए सरस्वती सम्मान जो होता है ये क्यों दिया जाता है? ये भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और भारतीय भाषा कितनी है? हमारी भारतीय भाषा जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा सम्मिलित है उन सभी के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। अभी इस समय हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषा शामिल है? 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसे कौन प्रदान करता है? इसे प्रदान करता है के बिड़ला फाउंडेशन। कौन प्रदान करता है? के बिड़ला फाउंडेशन इसे प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरवंश राय बच्चन जी। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरवंश राय बच्चन जी। अंतिम पुरस्कार जो दिया गया था 2022 में दिया गया था किसको? शिव शंकरी को दिया गया था इनके संस्मरण के लिए। इनके संस्मरण कौन सा? सूर्यवंशम इनका संस्मरण है। ठीक है, शिव शंकरी को दिया गया था इनके संस्मरण के लिए। इनका संस्मरण है सूर्यवंशम। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे भारत रत्न, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी के विजेताओं के नाम। देखिए 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। और किस किस को दिया गया है इसे देखते हैं। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा ये MS स्वामीनाथन को दिया गया है, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक हैं। ये PV नरसिम्हा राव को दिया गया है, ये 9th PM ऑफ इंडिया है। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, ये को फाउंडर हैं BJP के और 7th डिप्टी PM है लाल कृष्ण आडवाणी। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है, ये 5th PM ऑफ इंडिया है, ये चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इंपोर्टेंट है, पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम बार भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखिए आगे है हमारे पास पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं जी, बिल्कुल दिए गए हैं। 2024 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, और पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण, एक पद्मश्री। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्मश्री। ठीक है, यह पुरस्कार साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है पद्म पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। पद्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को? 132 लोगों को, याद रखेंगे। जिसमें से 30 महिलाएं हैं, 9 मरणोपरांत व्यक्ति हैं और 9 विदेशी NRI, PIO, OCI भी शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। कितनी महिलाएं इसमें? 30 महिलाएं हैं और 9 मरणोपरांत व्यक्ति हैं। तो 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जिसमें से पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों? 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अभी हम देखेंगे। देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है और प्रथम अलंकृत व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य। पद्म विभूषण के प्रथम अलंकृत व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य थे। और इस बार 2024 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट बन जाता है भैया पद्म पुरस्कार। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको याद रखने हैं। वैजयंती माला, 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से वैजयंती माला आर्ट्स से रिलेटेड है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। कोनिडेला चिरंजीवी, ये आर्ट्स से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। M वेंकैया नायडू, ये पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा है विंदेश्वर पाठक, सोशल वर्कर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। और है पद्म सुब्रमण्यम, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कौन कौन? वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम। इन 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 17 लोगों को। इनमें से कुछ के नाम हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए M फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत मिला है। ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, M फातिमा बीबी। ठीक है, इंपोर्टेंट बन जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, जो कला के क्षेत्र से है। होर्मश्री N कामा को मिला है, ये साहित्य के क्षेत्र से हैं। राम नायक को मिला है, ये लोक कार्य के क्षेत्र से हैं। दत्तात्रेय अंबादास मयालू को मिला है, ये कला के क्षेत्र से। उषा उथप को मिला है, ये भी कला के क्षेत्र से हैं। इसके अलावा विजयकांत को मिला है, ये कला के क्षेत्र से है। प्यारेलाल शर्मा को मिला, ये भी कला के क्षेत्र से हैं। श्री तेजस मधुसूदन पटेल को मिला, ये मेडिसिन के क्षेत्र से हैं। श्री सत्यव्रत मुखर्जी को मिला, ये सार्वजनिक मामले हैं के क्षेत्र से हैं। इसके अलावा श्री तोगदान रिनपोचे को मिला है, ये अध्यात्मवाद से हैं, ये अध्यात्मवाद से हैं। इसके अलावा श्री विजयकांत को मिला, ये कला के क्षेत्र से है।
ठीक है। इसके अलावा मिला गया पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है वो 110 लोगों को मिला है। पद्मश्री पुरस्कार 110 लोगों को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देख लेते हैं साहित्य अकादमी के पुरस्कार के बारे में। ठीक है, सॉरी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1953 से हुई है और इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष इसके अशोक पांड्या जी हैं और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार के संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति। ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो संगीत, नृत्य और नाट्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए। 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है जी, बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। लेकिन जो 2024 में दिया गया वो 2022 और 2023 वालों को दिया गया है। सबसे पहले हम 2023 के पुरस्कार विजेता देख लेते हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं, क्योंकि CHSL के एग्जाम में मोस्टली शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों से संबंधित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को पूछा जाता है। इन्हें देख लेते हैं। देखिए, भरतनाट्यम के लिए मिला उर्मिला सत्यनारायण को, कथक के लिए मिला जगदीश गंगानी को, कथकली के लिए मिला मार्गी विजय कुमारन को, मणिपुरी के लिए मिला है लतासना देवी को, कुचिपुड़ी के लिए मिला है मड्डाली उषा देवी को, ओडिसी के लिए मिला है स्नेहा प्राप सामंतराय को और सत्रिया के लिए मिला है भावेन बोरबयान को और मोहिनीअट्टम के लिए मिला है पल्लवी कृष्णन को। यही अभी क्वेश्चन हमने पूछा था। इसके अलावा छऊ के लिए मिला है परीक्षित महतो को। ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा 2022 वालों को ही 2024 में दिया गया है। 2022 वालों को देखिए, भरतनाट्यम के लिए मिला मंजुला रामास्वामी को, कथक के लिए मिला नलिनी कमलिनी अस्थाना को, कथकली के लिए मिला है कलामंडलम सुब्रमण्यम को, मणिपुरी के लिए मिला है S नयन सखी देवी, कुचिपुड़ी के लिए मिला है भागवतुला सेथुराम को। इसके अलावा ओडिसी के लिए मिला है निरंजन रावत को, सत्रिया के लिए मिला है गोविंदा सैकिया को और मोहिनीअट्टम के लिए मिला है काल विजयन को। ठीक है, और छऊ के लिए मिला है साधु चरण महतो को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि पंचवर्षीय योजना के तहत सुधार नहीं किया गया है उसका? ऑप्शन ए, किसान को भूमि नीति का परिचय देना। ऑप्शन बी, सीमा निर्धारण अधिनियम का परिचय। ऑप्शन सी, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों की तकनीकी की शुरुआत। और फिर ऑप्शन डी, किराया प्राधिकरण विभाग का गठन। देखिए, पंचवर्षीय योजना है, ज्यादातर पंचवर्षीय योजना तो कृषि पर आधारित थी, तो किसान से रिलेटेड और कृषि से रिलेटेड तो इसका सही जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसने हमसे पूछा गलत वाला। ठीक है, किसान को भूमि, देखो ऑप्शन ए बी सी ये तो तीनों होंगे नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों कृषि योजना से मतलब पंचवर्षीय योजना के संबंधित सुधार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किराया प्राधिकरण विभाग का गठन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ से लिया गया है और पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन बनाती थी? योजना आयोग बनाती थी। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं और अब तक 12 पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में बन चुकी हैं। कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं? 12। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक बनी थी और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना बनी है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी है, वो 2012 से 2017 तक, और 2017 के बाद अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। योजना आयोग की जगह आ गई नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? थिंक टैंक की तरह कार्य करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 1991, 1982, 1972 या फिर 1962? देखिए, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को 1972 में स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके प्रसूति सहायता को संगठन व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किसके अंतर्गत आ जाता है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 42, 45 या 43? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 43। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 43 में क्या है? आर्टिकल 43 में ही है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर परिश्रम श्रम न करना। ये आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 43 में क्या है? आर्टिकल 43 में निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात मजदूरों को कम से कम इतना वेतन तो दिया जाए कि वो अपना परिवार चला सके। आर्टिकल 43 का काम है क्या है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, जो मजदूर हैं उनकी भागीदारी उद्योग प्रबंधन में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 45 भी देख लेते हैं हम। ठीक है, आर्टिकल 44 देखते हैं। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता है और आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तेविति चियट्टम, नंगई नाटकम और दासियम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तेविति चियट्टम, नंगी नाटकम और दासियम किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? ओडिसी, कथकली, सत्रिय, मोहिनीअट्टम। तो ये है मोहिनीअट्टम की शैली। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, अच्छा मोहिनीअट्टम से संबंधित कुछ कलाकार भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, भारती शिवाजी, रागनी देवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम छेमबती, शांताराव, स्मिता राजन और राधा दत्ता, ये मोहिनीअट्टम के कुछ कलाकार हैं। कौन कौन से, फिर से देख लेते हैं। भारती शिवाजी, रागनी देवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा और कलामंडलम छेमबती, शांताराव, स्मृति राजन और राधा दत्ता, ये मोहिनीअट्टम के कुछ कलाकार हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा चाली, झुमरा और नादुभंगी, ये सत्रिय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चाली, झुमरा, नादुभंगी सत्रिय नृत्य से संबंधित है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और तेविति चिट्टम, नंगी नाटकम, दासियम ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। चाली, झुमरा, नादुभंगी ये सत्रिय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, सत्रिय नृत्य असम का नृत्य है। इसके कुछ कलाकार देख लेते हैं। शारोदी सैकिया, श्रीमद शंकर देव, धनाकांता बोरा, जतिन गोस्वामी, गोस्वामी मणिक बाख्यान और गहन चंद्रा, ये सत्रिय नृत्य के कुछ कलाकार हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अभी उड़ीसी के कलाकार भी देख लेते हैं। उड़ीसी के कलाकार हैं सुतापा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरिकृष्ण बेहरा, कुमकुम मोहंती, कैलुचरण महापात्र, ये हैं हमारे पास उड़ीसी के कुछ कलाकार। कौन कौन से? सुतापा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरिकृष्ण बेहरा और है कुमकुम मोहंती, कैलुचरण महापात्र। तो कुचिपुड़ी के देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, अपर्णा सतीशन, पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी और सुभा नायडू, ये कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जायद की ऋतु के संबंध में ऑप्शन ए, यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। ऑप्शन बी, यह दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। ऑप्शन सी, यह शरद ऋतु के साथ प्रारंभ होती है। या फिर ऑप्शन डी, यह खरीफ की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। देखिए, जायद की फसल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जायद की फसल जो है रबी के बाद में और खरीफ के पहले बोई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जी, जायद की ऋतु जो होती है वो रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से हम देख लेते हैं भारत की कुछ कृषि। देखिए, भारत में 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है मुख्य तौर पर। एक जायद की फसल जो कि ये मार्च में बोई जाती है और मई में काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी यानी कि हरी सब्जियां, तरबूज, खीरा, ककड़ी आ जाती हैं जायद की फसल में। ठीक है, खरीफ की फसल ये जुलाई के महीने में बोई जाती है और इसे अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आ जाते हैं खरीफ की फसल में। ठीक है, रबी की फसल ये ठंडी के दिनों में नवंबर में बोई जाती है और इसकी कटाई मार्च में कर ली जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? नवंबर में बोई जाती है और कटाई मार्च में कर ली जाती है रबी की फसल की। और इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। इसमें गेहूं, सरसों, चना, मटर, जौ इसके कुछ उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास तलत अजीज मुख्य रूप से एक गायक है। किसके गायक हैं? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के, गजल के या फिर लोक नृत्य के। तो तलत अजीज जो है वो हैं गजल के एक गायक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं, यानी कि इसने हमसे पूछा है कौन सा इसमें से योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा है। इसने हमसे क्वेश्चन घुमा दिया है। ऑप्शन ए, वेतन और पेंशन यानी कि सैलरीज एंड पेंशन। ऑप्शन बी, सब्सिडी। ऑप्शन सी, डिफेंस सर्विसेज यानी रक्षा सेवाएं। ऑप्शन डी, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। इनमें से कौन सा योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा है? देखिए, ऊपर के 3 तो योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाढ़ की ई शक्ति परियोजना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो हमारे पास 3 कथन दे रखे हैं। इन तीनों कथन में से सही कथन देखना है हमें। देखिए, पॉइंट ए देखते हैं। इस परियोजना से मतलब ई शक्ति परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा का अंगीकरण करना है। ये बिल्कुल सही बात है। पॉइंट 2 देखते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के बीच डिजिटल भारत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। देखिए, किसानों के बीच डिजिटल भारत के बारे में जागरूकता पैदा करना ये गलत हो जाएगा। ये ई शक्ति परियोजना का ये उद्देश्य नहीं है।
अच्छा, पॉइंट 3 देखते हैं। यह परियोजना नाबार्ड द्वारा मार्च 2015 में शुरू की गई थी। ये बिल्कुल सही है। ई शक्ति परियोजना नाबार्ड के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, ओनली फर्स्ट और थर्ड। देखिए नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका उद्देश्य है वाणिज्यिक बैंकों के ऋण देने के माध्यम से कृषि, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। योजना किस लक्ष्य मुख्य रूप से योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी और सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं दोनों का समन्वय करना है, उसे क्या कहा जाता है? सांकेतिक योजना, आवर्ती योजना, विकेंद्रीकृत योजना या फिर केंद्रीकृत योजना? योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी और सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं दोनों का समन्वय करना है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सांकेतिक योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सांकेतिक योजना। देखिए सांकेतिक योजना क्या होती है? इसमें सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों से सार्वजनिक या फिर निजी कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सांकेतिक योजना में देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, लिख भी दिया है सांकेतिक योजना के बारे में। सांकेतिक योजना क्या में क्या होता है? इसमें सरकार के पास अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करती है। जबरदस्ती नहीं कर सकती लेकिन प्रोत्साहित करती है सांकेतिक योजना में। आवर्ती योजना देख लेते हैं। देखिए आवर्ती योजना यह एक प्रकार की योजना है जो आमतौर पर 5 साल की अवधि में लगातार अपडेट की जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग भारत में आर्थिक नियोजन के लिए किया जाता है। विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत योजना को भी देख लेते हैं। विकेंद्रीकृत योजना मतलब इसमें स्थानीय समुदाय को निर्णय लेने और संसाधन आवंटन शामिल होते हैं। और केंद्रीकृत योजना इसमें पूरा का पूरा अधिकार केवल सरकार का होता है। जिसमें सरकार संसाधन आवंटन और उत्पादन सहित अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर नियंत्रण करती है। केवल इसमें सरकार ही करती है सभी पहलुओं पर नियंत्रण, लेकिन विकेंद्रीकृत में स्थानीय समुदाय पर भी नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये तो आज की क्लास हमारी बस इतनी ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा कंटेंट और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।